हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 12 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके बीच स्थित है? द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। ऑप्शन हैं इंडिया एंड चाइना, रशिया एंड चाइना, यूएसए एंड कनाडा या फिर इंडिया एंड बांग्लादेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाती है। ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। इस पीडीएफ पैक में आपको सभी फाइल्स मिलती हैं करंट अफेयर्स की। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट सफिशिएंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। जहाँ तक करंट अफेयर्स की हम बात करें, मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप ये कोर्स बाय कर लेंगे तो कंप्लीट मटेरियल भी आप एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। When is the International Day of Human Space Flight observed? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 12 अप्रैल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन एनिवर्सरी होती है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, जिसे यूरी गैगरिन, जो कि सोवियत एस्ट्रोनॉट रहे, इनके द्वारा की गई। तो वोस्तोक 1 मिशन इसका नाम था 1961 में, और यूरी गैगरिन ने 1 ऑर्बिट अराउंड अर्थ 108 मिनट में पूरा किया वोस्तोक 3 के स्पेस क्राफ्ट के जरिए, जिसे वोस्तोक के रॉकेट से छोड़ा गया था बैकनूर कोमोड्रोम, कजाकिस्तान, यूएसएसआर सेंटर से। अच्छा, साथ ही इसी दिन 12 अप्रैल 1981 को 20 साल बाद, मतलब फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के 20 साल बाद, फर्स्ट स्पेस शटल भी लॉन्च किया गया था, STS-1 कोलंबिया। Which cricketer became the fastest to reach 12,000 runs in T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बाबर आजम। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे तेज इतने रन किसने बनाए हैं, तो पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाए हैं। मतलब सबसे कम इनिंग्स इन्होंने ली हैं 12,000 रन बनाने के लिए। तो कराची में इन्होंने अपना जब 351वां मैच खेला पेशावर ज़ालमी के अगेंस्ट पाकिस्तान सुपर लीग में, कराची किंग्स के अगेंस्ट PSL में इनकी टीम है पेशावर ज़ालमी, तो इन्होंने केवल 338 इनिंग्स में ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले ये उपलब्धि किसके नाम थी? फॉर्मर वेस्ट इंडीज लीजेंड क्रिस गेल के नाम, जिन्होंने 343 इनिंग्स ली थी 12,000 रन बनाने में। और विराट कोहली अपने भारत के तीसरे नंबर पे 360 इनिंग्स के साथ। हु वॉज CD गोपीनाथ? CD गोपीनाथ कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टेस्ट क्रिकेटर। तो फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर CD गोपीनाथ ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे अब तक, इंडिया की जो पहली टेस्ट विक्ट्री हुई थी उस टीम के, जो अब तक जिंदा थे। तो इनका निधन हो गया 96 की एज में चेन्नई में। इनका फुल नेम है चिंगलेपुट डोराईकन्नू CD गोपीनाथ। इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर भी थे ये, और सेकंड ओल्डेस्ट थे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सेकंड जो सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नील हॉर्वे हैं, जो 97 साल 183 दिन के हैं। अच्छा, अब गोपीनाथ जी की डेथ के बाद अब भारत में सबसे ओल्डेस्ट क्रिकेटर कौन हो गया? 95 एज के चंद्रकांत पटंकर। ठीक है। अच्छा, भारत ने अपना पहला जो टेस्ट मैच जीता था 1952 में जीता था, इंग्लैंड के अगेंस्ट 5th टेस्ट भारत ने जीता था। ठीक है, होम सीरीज थी, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में जीता था भारत ने। एक और करंट अफेयर न्यूज़ देख लेते हैं ऑबिचुरी संबंधित। कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्हें जो कारगिल हीरो रहे, महावीर चक्र अवार्डी रहे,
इनका निधन हो गया 61 की एज में। इन्हें लायन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल वार 1999 के तहत इन्हें चोरबतला सिक्योर करने का मिशन दिया गया था और बैटलिक सब सेक्टर, और इन्होंने बखूबी इस टारगेट को अपना पूरा किया। लद्दाख स्काउट्स से थे ये। द टारगेट टू मेक इंडिया नक्सल फ्री वॉज अचीव्ड बाय, नक्सल मुक्त भारत बनाने की समय सीमा क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मार्च 31, 2026। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि भारत नक्सल फ्री बन चुका है। जो भारत ने टारगेट रखा था 31 मार्च 2026 तक का कि हम नक्सल फ्री हो जाएंगे, माओइस्ट फ्री हो जाएंगे, वो हमने अचीव कर लिया है। तो टोटल जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं ये 2014 में 126 थे, अब 2026 में केवल 7 बचे हैं। और 3 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड कैटेगरी में, एक तो बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, और तीनों ही छत्तीसगढ़ में है। नक्सलिज्म एक फार लेफ्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी है भारत में। 1967 में इसकी शुरुआत हुई नक्सलबरी वेस्ट बंगाल से रूरल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। तो पहले ये पीजेंट रिवोल्ट था और देखते देखते भारत में एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन गया। जो इसके कर्ता धर्ता थे वो चारू मजूमदार, कनु सन्याल और जगल संतल थे। द एक्सरसाइज द्वीप शक्ति वॉज कंडक्टेड अंडर विच कमांड, द्वीप शक्ति अभ्यास किस कमान के तहत आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक्सरसाइज द्वीप शक्ति को कंक्लूड किया है। ये एक हाई इंटेंसिटी ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल रही है। जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को यहाँ पर शोकेस किया गया है। अंडमान एंड निकोबार कमांड के तहत इस एक्सरसाइज द्वीप शक्ति को कंडक्ट किया गया। अच्छा, अंडमान और निकोबार कमांड इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज द्वीप शक्ति इज टू इनहेंस जॉइंटनेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द इंडियन आर्मी, Indian Navy and Indian Air Force, ensuring that the three services can function as a single cohesive force during complex military operations. Which organization adopted the medium-term strategy framework उत्कर्ष 2.0? किस संगठन ने मध्यम अवधि रणनीति ढांचा उत्कर्ष 2.0 जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 एडॉप्ट किया है। 2023 से 2025 के बीच में किया था, 2022 में, ठीक है। और इससे बैंक की प्रोग्रेस हुई, बैंक्स की प्रोग्रेस हुई। अच्छा, इसी को देखते हुए अब RBI ने मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2029 को अडॉप्ट किया है। अप्रैल 2026 से मार्च 2029 के बीच में कई तरह के रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स के तहत लिए जाएंगे। तो 6 स्ट्रेटजी पिलर्स RBI ने डिसाइड किए। तो है रोबस्ट रेगुलेशंस, कस्टमर सेंट्रिसिटी एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, future ready organization and global India. According to SBI research, remittances to India are expected to reach what range in financial 26? SBI रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत को भेजी जाने वाली धनराशि किस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 137 to 140 बिलियन $। तो रेमिटेंसेस यानी कि जो बाहर से पैसा इंडियन वर्कर्स अपने देश में भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस जो भारत में है वो 137 से 140 बिलियन $। का रहने वाला है फाइनेंशियल 26 में, ठीक है। और फाइनेंशियल 27 में 135 से 137 बिलियन $। का हो जाएगा, ऐसा SBI रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है। 110 बिलियन $। का तो दिसंबर तक किया है इस फिस्कल में, और लास्ट ईयर 100 बिलियन $। का था सेम पीरियड में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने भी जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है 5.25% पर। न्यूट्रल स्टैंस रखा है। जो रियल GDP ग्रोथ है उसको 6.9% रखा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस? चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है राजीव कुमारस्वामी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस ने राजीव कुमारस्वामी को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त किया है। और किसको सक्सीड करेंगे इस पोजीशन पर? V सूर्य नारायणम को। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट्स ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया? भारत में अनुसंधान एवं विकास करने में सुगमता रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने 2 रिपोर्ट जारी की हैं। एक तो है ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड सेकंड इज सर्वे रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया।
इन रिपोर्ट्स को रिलीज किया गया है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा। एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के और सीईओ कौन है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शंस में। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स a comprehensive assessment of India's research and development ecosystem and outline a set of actionable recommendations focused on improving funding mechanism, institutional governance, regulatory frameworks, and research translation. Which regional passport office became the first in India to introduce Braille and Sign Language services? भारत में किस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सबसे पहले ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, भोपाल। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल मध्य प्रदेश ये फर्स्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बन गया भारत में, जिसने ब्रेल स्क्रिप्ट और साइन लैंग्वेज सर्विस की शुरुआत की है ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड पासपोर्ट एप्लीकेंट्स हैं उनको सहायता मिल सके। तो इस तरह की ब्रेल बुकलेट्स उन्होंने जारी की जिसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर उनको पता चल सके, ठीक है। तो ब्रेल क्या है, एक टैक्टाइल राइटिंग सिस्टम है और ब्लाइंड जो होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो होते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। 6 रेज डॉट्स से कई अलग अलग तरह के कैरेक्टर बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, ये देखिए इस तरह से। तो जब उंगली से छूते हैं तो पता चल जाता है कि क्या लिखा है। तो द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। भारत की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट थी, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का अप्सरा रहा, 20 जनवरी 1957 को लॉन्च हुआ। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में लॉन्च हुआ। द गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है। इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनल एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत IAC-1। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। पाक स्ट्रेट भारत को किससे सेपरेट करता है? 49th पैरेलल किन दो कंट्रीज को सेपरेट करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का नाम क्या है? US एंड मैक्सिको के बीच में जो बॉर्डर है वो किस रिवर द्वारा बनता है? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई डाउट हो, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।